Hello everyone, welcome to the Social Doctor, and this is Dr. Ayushi. The Social Doctor is a platform for the doctors by the doctors, where we discuss journeys, experiences, and knowledge from successful medical practitioners. And today we have Dr. Vaibhav Mittal with us. He has more than 12 years of experience in his ophthalmology career and is doing really well with his private practice in Sangrur. And so he's here to tell us about the scope and opportunities that he has seen in the branch and to share it with the upcoming medical students who plan to pick up this branch and pursue it. Welcome, Doctor, to the platform. It's really nice to have you here. Thank you, Rashi. It's Yes, my pleasure. no, we are really grateful for having you here. So, can you please explain your journey till now? How has it been started and how did you come up to this level? मैम एक्चुअली मैं भी मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करता हूँ, तो लाइक ना हर मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा होता है ना उसको 9th-10th में बता दिया जाता है कि ना देयर इज 10th क्लास, देयर इज अ बोर्ड एग्जाम, अगर आप वो क्लियर कर दोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो हमने पहले उसके लिए पढ़ाई की, तो 10th क्लास क्लियर हुए, अच्छे मार्क्स आए, उसके बाद चला भी तो फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप है पीएमटी। पीएमटी क्लियर करोगे तो लाइफ सेट होएगी, 10th से नहीं होती सेट। पीएमटी क्लियर किया, स्ट्रगल किया, पीएमटी क्लियर हुआ, मेडिकल कॉलेज पहुंचे, फिर लगा कि यार लाइफ सेट नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर की तो कोई वैल्यू नहीं है, लोगों ने मुझे बताया। तो उन्होंने कहा कि पीजी क्लियर कर लो फिर लाइफ सेट हो जाएगी। तो फिर पढ़ाई की, पीजी क्लियर किया, फिर लोगों ने बोला कि यार पीजी ऑप्थेल्मोलॉजी करके क्या फायदा, तो इतने सारे डॉक्टर हैं, फेलोशिप करो। तो मैंने फेलोशिप किया, तो उसे बोला कि अब लाइफ सेट हो जाएगी। तो फेलोशिप करके बाहर निकले, देखा कुछ भी नहीं हुआ, सेम डॉक्टर वैभव हैं, कुछ भी नहीं बदला। फिर लोगों ने कहा प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करो, है ना, तो वो शुरू की। करते करते ना 15 साल की उम्र में शुरू की थी लाइफ सेट करना, तो इट टुक मी 25 इयर्स। अब लगता है कि अब सेट हुई है लाइफ। तो जर्नी बहुत लंबी थी, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, टीचर्स मिले जिन्होंने अच्छा गाइड किया, और भगवान का आशीर्वाद रहा कि अब लाइफ सेट हो गई है। डेफिनेटली नहीं आपकी मेहनत भी है, सी योर हार्ड वर्क इज आल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। सो आप उस चीज को बहुत डिवैल्यू कर रहे हो, बट हाँ, योर मोटिवेशन, फोकस एंड हार्ड वर्क इज समथिंग दैट हैज लेड यू हियर। हाँ, डू यू वांट टू तो ऐड? मैम एक्चुअली द थिंग इज कि आपका सीनियर का गाइडेंस, पेरेंट्स का सपोर्ट, अपना उसको भी कई बार हम लोग ना इग्नोर कर देते हैं। तो हम लगता है कि उनका पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है, फ्रेंड्स का सपोर्ट, तो टीचर्स का सपोर्ट ये बहुत जरूरी है। आप अगर आप तीनों चीज आपके पास हैं तो डेफिनेटली आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो। यस डेफिनेटली, ब्लेसिंग्स जो होती हैं एल्डर्स की, दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट लीव बिहाइंड, दैट हेल्प्स यू टू गो फॉरवर्ड. So now when you have been practicing since 12 plus years, what do you understand the scope and scope in this branch of ophthalmology? Why did you pick up this branch first? मैं पहली बात तो मैं बिल्कुल फ्रैंक बात करूंगा ना, सोचता कि थोड़े मोटा लोगों को गलत लगे, मैंने पिकअप नहीं किया ब्रांच को, ब्रांच ने मुझे पिकअप किया। थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बोला कि मैं ना बहुत ज्यादा, मैं मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो जैसे इतना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं। तो मुझे जब एग्जाम दे रहा था मैं प्री पीजी का, तो मुझे लगा कि यार मेरे बस का नहीं है ये, तो मैं नहीं कर पाऊंगा प्री पीजी क्लियर। तो मैंने ना छोड़ दिया था, बीच में तैयारी करना छोड़ दिया, जॉब सर्च करने लग गया। लेकिन 3 हफ्ते बिल्कुल नहीं पढ़ाई की, एग्जाम दिया, उसके बावजूद भी भगवान ने चाहा तो मेरा रैंक आ गया। तो जब मैं पहुंचा तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, डीए और डीओएमएस, एनेस्थीसिया एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। तो मन में था कि यार डॉक्टर बनेंगे, एक स्टेथोस्कोप टांगेंगे, तो ना फिर वो ऑप्थेल्मोलॉजी ले लेते हैं, डीए तो थोड़ा सा ना बिहाइंड द कर्टन जॉब होती है, तो ऑप्थेल्मोलॉजी ली। तो उस टाइम हमको लगता था ऑप्थेल्मोलॉजी एक अच्छा करियर नहीं है, ऑप्थेल्मोलॉजी बेसिकली फॉर लूजर्स, क्योंकि सबसे एंड में लोग उठाते हैं, बचा खुचा जो कहते हैं ना उसको, वो मिलता है। लेकिन अगर आप आज की डेट में देखोगे तो ऑप्थेल्मोलॉजी इज अ वेरी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी और करियर। इसके प्रोस क्या हैं मैं अब आपको बताता हूँ। फर्स्ट कि देयर इज नो इमरजेंसी। इस स्टेज में आपको लगता है कि रात को नींद बढ़िया आ जाए और बढ़िया खाना खाएं, तो जो ना आप ऑर्थो ले लोगे, सर्जरी ले लोगे, पीडियाट्रिक्स लोगे, तो आपको रात को 100% 1 या 2 बार उठना ही पड़ेगा। यू हैव टू लाइक ना वेक अप इन द नाइट। बट अगर आप ऑर्थोलॉजी लोगे तो आप बिल्कुल साउंड स्लीप सोओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट। सेकंड, कोई ना सुसु पोट नहीं देखनी है, कोई ब्लड नहीं देखना है, बिल्कुल क्लीन ब्रांच है, कोई ना नथिंग एज सच। थर्ड कि
मनी वाइज किसी से पीछे नहीं है। ऑप्थोलॉजिस्ट अगर आप एमएस ऑप्थोलॉजी करते हो या डीओएमएस ऑप्थोलॉजी करते हो, आपका इनिशियल पैकेज 1.5 1.25 से लेकर 1.5 आपको इजीली मिल जाता है। तो अच्छा, मनी वाइज देयर इज नो रिस्ट्रेंट। और मेरे जो बाकी कोलीग्स हैं उनको भी इतना ही मिला है, जिन्होंने एनेस्थीसिया किया है या सर्जरी की है, सेम पैकेज है। कोई ऐसा नहीं कि ऑप्थोलॉजी को हम लोग मान के चलें कि आपको पैसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी करने के लिए। हम्म। फोर्थ है कि ये ना एनेस्थीसिया इंडिपेंडेंट ब्रांच है, मान के चलो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सर्जरीज आर परफॉर्म्ड अंडर लोकल एनेस्थीसिया और टॉपिकल एनेस्थीसिया। हाँ, तो वी नीड नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनेस्थेटिस्ट। बाकी ब्रांचेस में एनेस्थेटिस्ट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। yes, yes. और फिफ्थ है कि सर्जरी करो, 15 मिनट की सर्जरी होती है, सर्जरी करो, घर जाओ, आराम से खाना खा के सो जाओ। ऐसा नहीं कि ऑर्थोपेडिशियन की तरह 2-2 घंटे टांग पकड़ के खींचे तो रहो और ना सर्जरी की तरह। तो इट इज वेरी कूल ब्रांच, आप इंजॉय करोगे ये ब्रांच लेके। और विद लाइक ना बूम, ऑप्थोलॉजी में बहुत बूम है इस वक्त। रिफ्रैक्टिव सर्जरीज बहुत हो गई हैं, हर बंदे को चश्मा लग रहा है। कैटेड सर्जरी आजकल बहुत एडवांस हो गई हैं, मल्टीफोकल लेंसेज, बहुत कुछ आ गया है। डायबिटीज आपको पता है कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड का, है ना। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत है, तो स्कोप बहुत ज्यादा है। और बहुत कम अमाउंट, मतलब कि ना बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करके एक अच्छी रिलैक्स जिंदगी जी के और अच्छा कमाने के लिए अगर आपको कुछ भी चाहिए तो ऑप्थोलॉजी इज वन ऑप्शन। नहीं, that's very inspiring to know, क्योंकि ये सारे इतने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं that everybody I believe wants to have a settled life after a stage of of being of their struggle. So I'm sure जिसको लेनी होगी they will be very very motivated to pick up this branch. Now if somebody wants to pick up this branch, how are the ways to, what are the career ways to do ophthalmology? One is the masters in this, and then it is diploma. What is the difference between the two, and how will you, is there any difference is also one thing, because you have done a diploma. Have you faced any difference from the masters in ophthalmology? What has been your experience? Ma'am, in ophthalmology the only difference between DOMS and MS is the duration of the course. Okay. Diploma 2 years and degree 3 years, otherwise there is no difference. Yes, in clinical, in government settings, definitely MS is always preferred, but in private settings, nobody is concerned about your like a degree or diploma thing. Everybody is concerned about your clinical skills, your availability, your behavior. These three things. मैं पहले I was in LVPI, जैसे मैंने LVPI में मैंने I spent 5 years. तो nobody asked about कि यार आप डिप्लोमा हो कि डिग्री हो, मैंने कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया। देन आई जॉइंड सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, बहुत बड़ा ग्रुप है वहाँ पे एट पटियाला। सो देयर वर 3 ऑप्थोमोलॉजिस्ट, 2 MS थे, मैं अकेला DOMS था। आई वाज द यंगेस्ट व्हेन आई जॉइंड। मेरा सैलरी पैकेज उनसे शायद ज्यादा ही था विद लीस्ट एक्सपीरियंस। और उसके बाद जब मैं क्लिनिकल अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में आया तो वी आर अराउंड 10 ऑप्थोलॉजिस्ट हर एक, मैं अकेला DOMS हूँ और आई एम अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। और आज तक मेरे कुलीग्स ने भी कभी ये नहीं कहा कि यार डॉक्टर साहब आप DOMS हो, या मेरे किसी पेशेंट ने मुझे ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपसे सर्जरी नहीं करवाऊंगा क्योंकि आप DOMS हो। तो DOMS MS का कोई कंसेप्ट नहीं है इन प्राइवेट प्रैक्टिस। हम लोग मेडिकल कॉलेज में जरूर डरते रहते थे कि यार मैं तो इंफीरियर हूँ, मुझे DNB करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपका 1 साल बच गया अगर आप DOMS करते हो तो। No, that's actually one another very big insight. You should not get demotivated if you get a in a branch, especially ophthalmology, as he mentioned, because if you want to go for private practice, so it's not going to make a difference. Like from his experience, he has already told you that it's not going to make a difference. More you have to focus on your clinical skills than to focus on what degree you're picking up, because that leads to your success. So ab aapne, you have mentioned about this. What are the, after clearing the degrees, whether it's masters or diploma, what are the kind of job opportunities jo logon ko milti hai that a person can pick up? फर्स्ट तो गवर्नमेंट सेटअप है। इफ यू वांट टू जॉइन सम गवर्नमेंट सेटअप डेफिनेटली आप ज्वाइन करो, तो लिमिटेड सैलरी है जैसे आपको पता है। इफ यू वांट टू जॉइन सम प्राइवेट, तो देयर आर 2 or 3 टाइप ऑफ लाइक बिजनेस मॉडल्स। वन इज प्राइवेट प्रैक्टिस, वन इज जॉइनिंग सम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, और थर्ड इज जॉइनिंग सम चैरिटेबल हॉस्पिटल। तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर डिग्री और डिप्लोमा, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट योर क्लिनिकल स्किल्स। तो अगर आपका क्लिनिकल स्किल्स है, दे विल डेफिनेटली पे यू मोर।
अच्छा। तो उस पे आप फोकस करो तो आपका इनिशियल पैकेज, इफ यू आर लाइक एमएस विद गुड क्लिनिकल स्किल्स, दे विल डेफिनेटली ऑफर यू 1.25 टू 1.5 इनिशियल सैलरी जो होती है। हम्म उसके बाद दे विल इवैल्यूएट यू, हम्म उसके बाद दे विल इंक्रीज योर सैलरी। हम्म सेकंड थिंग, चैरिटेबल हॉस्पिटल दे आल्सो पे यू वेरी गुड अमाउंट, दे 1.5 लाख सब कहीं भी मिल जाएगा आपको। इन अच्छा। प्राइवेट प्रैक्टिस देयर इज नो लिमिट। हाँ। इफ यू आर वेरी गुड कैटेट सर्जन, तो आप ये मान के चलो कि कैटेट हर किसी को होना ही होना है, दैट इज ट्रुथ। यस। तो है ना, आपका ब्रेड एंड बटर तो कभी खत्म नहीं होने वाला, और ब्रेड ही बटर ही है सारा तरफ ना। इफ यू आर गुड इन, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ऑप्थेल्मोलॉजी में, इफ यू आर, मेरे को लगा पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं आता, अगर आप कैटेट सर्जन अच्छे हो तो आपका ब्रेड एंड बटर तो कहीं भी नहीं गया है। हम्म लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा सा भी अगर आपको सीखा है आपने, इफ यू कैन परफॉर्म लेसिक, तो हम्म वो आपका पिज्जा और बर्गर हो जाएगा। एंड अगर आप थोड़ा सा और पढ़ लिख लिए, इफ यू कैन हैंडल सम रेटिना केसेस, नॉट ओनली सर्जिकल रेटिना, जस्ट मेडिकल रेटिना भी अगर आता है, इफ यू कैन जस्ट मैनेज डायबिटिक रेटिनोपैथी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डायबिटिक को मैनेज करना आता है आपको, तो आपको डिजर्ट्स भी मिल जाएंगी, सारा कुछ मिल जाएगा। तो ऑप्थेल्मोलॉजी आपको सब कुछ देगी, आप चिंता ना करो बिल्कुल। That's, आपने बहुत, you have simplified it so well and so nicely that if anybody wants to pursue it, उसको clear है कि ये चीज, I have to be good at these 4 clinical skills. That's very nice. Now, one more thing. You are practicing in a non-metro, and especially, a small town. So how you have practiced in Patiala also? How has been the difference in your work style between the two places? And also, if you can थोड़ा सा बता सके कि मान लो कोई मेट्रो में सेटल होता है और tier 2 tier 3 टाउन में सेटल होता है, क्या डिफरेंस होता है इन दी प्रैक्टिसेस? बट ये मेट्रो में सेटल होना तो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ना अगर आपको प्रॉपर्टीज खोलनी है तो लैंड इज वेरी कॉस्टली। डेफिनेटली। उसको बिल्डिंग को ना कहता है इंटीरियर्स करना, और उसमें इतना पैसा लग जाएगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। मोर ओवर, अगर आप मेट्रोज में हो तो आपको अपने पीयर्स जो आपके कोलीग्स हैं, आपको बेसिक सेटअप रखना पड़ेगा, जिसमें आपका रेटिना फैसिलिटीज भी हो, ग्लोकोमा का प्रॉपर सेटअप हो। तो ये लोग वही कर सकते हैं जिनका बहुत ज्यादा पॉकेट्स आर वेरी डीप। यस। अदरवाइज इन मेट्रोज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर लाइक ना, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, तो यू कैन जॉइन देम। इन स्मॉल टाउन्स जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती ज्यादा, बहुत ही कम होती हैं, बट प्रैक्टिस बड़ा इजी होता है। लैंड इज वेरी चीप, और अगर आपके पास इतना पैसा भी नहीं है, यू कैन डेफिनेटली रेंट आउट कर सकते हो कोई प्लेस को। एंड यू नीड नॉट टू बाय द होल सेटअप, यू कैन जस्ट स्टार्ट विद कैटरेक्ट प्रैक्टिस, छोटा सा सेकंड हैंड माइक्रोस्कोप से। मेरे कोलीग्स ने जिन्होंने शुरू किया था, दे बॉट अ सेकंड हैंड माइक्रोस्कोप एंड सेकंड हैंड फेको मशीन, जस्ट विद दैट। अच्छा। जैसे उन्होंने अर्न किया, उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया। तो अगर आपका थोड़ा सा भी पैसा है, अगर आप छोटे शहर को, तो मैं ये कहूंगा कि छोटे शहर में प्रैक्टिस करना इजी है। बड़े शहर में ना स्ट्रगल थोड़ा सा ज्यादा, भी आपको प्राइवेट प्रैक्टिस डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज बहुत प्लेयर्स हैं वहां पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। तो अगर मेट्रो में जिंदगी जीनी है तो फिर जॉब करो, अगर ना परिवार के साथ रहना है तो अपने घर वापस आ जाओ, टाउन में प्रैक्टिस करो। Yes. One more thing. आपने before, setting up your private practice, you also practiced at different centers, that you mentioned, hospital में, center of sight में. Do you think this helps you to gain experience and, in your clinical skills before setting up your own practice? Do you think a person should do that? डेफिनेटली, उसके बिना तो आपको ज्वाइनिंग प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू ही नहीं करनी चाहिए। इफ सिंपल एमएस करके, आई वुड नॉट रिकमेंड एनीबॉडी टू स्टार्ट द प्राइवेट प्रैक्टिस। आई वुड सजेस्ट कि आप कोई फेलोशिप जरूर करो, बिकॉज लाइक आई मेंशन अर्लियर कि एमएस आजकल बहुत हो गए हैं। इफ यू वांट टू प्रोग्रेस फास्ट, तो आपके पास एक एडिशनल कुछ टैग होना चाहिए, जिससे आप आगे लोगों को बता सको कि यार मेरा एडवर्टाइज कर सको आप अपने आप को। लाइकवाइज जैसे मैंने फेलोशिप की एलवीपीए में। एलवीपीए इज पैराडाइज, ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए तो बहुत बड़ा पैराडाइज है। यहाँ पे ना हर कॉर्नर पे इंफॉर्मेशन नीचे गिरी हुई है, आपको उसे उठाना है। Yes. तो इतनी हवा में भी नॉलेज है वहां तो। तो आप कोई ना कोई फेलोशिप जरूर करो। और आज के हिसाब से देयर आर 5, ट्रेडिशनली देयर वर 5 फेलोशिप्स: रेटिना, ग्लोकोमा, कॉर्निया और ओक्यूलोप्लास्टी एंड पीडियाट्रिक्स। बट जैसे टाइम चेंज होता है ना, तो मेडिकल साइंस चेंज होती है। तो आजकल जो एलवीपीए ने एक बड़ी अच्छी फेलोशिप शुरू की है, दैट इज कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी। और मुझे लगता है कि दिस इज बेस्ट फेलोशिप, मुझे जो लगता है, बिकॉज इसमें ना जो आजकल के आपकी क्लिनिकल सेटिंग में ना, प्राइवेट प्रैक्टिस में जो पेशेंट आता है, 80% लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो कैटरेक्ट का आएगा, जाओ कहेगा डॉक्टर साहब चश्मा उतार दो बस। अगर आपके पास ये 2 स्किल्स आपने सीख ली, रिफ्रैक्टिव एंड कैटरेक्ट, और मनी भी सिर्फ इसी 2 फील्ड्स में है,
बहुत ज्यादा है, क्योंकि लेसिक सेटअप आपको पता है कि ना एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज फॉर लेसिक, और आजकल तो लोग दे पीपल चार्ज अराउंड 1 लाख अगर आपको स्माइल वगैरह कराना है। तो आप अगर करना चाहो तो 15 मिनट की सर्जरी है, और उसको जैसे कहते हैं ना कि काम खत्म और माल हजम जैसा सिस्टम है। Yes, भूल जाओ, 15 आपको एडमिट करके रखने की जरूरत नहीं है 20,000 कमाने के लिए, जस्ट ऑपरेट फॉर 50 मिनट्स एंड 20,000 इज इन योर पॉकेट। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। लेकिन कभी भी डायरेक्टली शुरू मत करो। अगर आपको कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट एक कैटेड करना जरूर सीखो। अगर आपको कैटेड सर्जन अच्छे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नहीं, that's also very important कि पहले अपना प्राइवेट प्रैक्टिस सेटअप करने से पहले you need to gain experience somewhere other than your private practice, so that you understand basic the clinical skills and get better at it. Although I believe if you're good also, it's good to practice somewhere कि your clinical skills get finer. Definitely. Yeah, actually बहुत बड़ा insight, and thank you for telling us about the fellowships as well. So you pursued in pediatrics, what I know. What are the scope in the pediatric fellowship? So how have you experienced that? Especially now, I believe scope must be increased with these screen times, but still, what is your perspective in that? मैं लाइक आई मेंशन कि पीडियाट्रिक्स भी चलो मुझे था, एलवीपी में था तो मैंने चूज कर ली। अगर आप इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्राइवेट प्रैक्टिस इन अ टाउन, तो आपको द बेस्ट फेलोशिप लाइक आई मेंशन वाज कैटेड एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी। ये बेस्ट फेलोशिप है। पीडियाट्रिक्स तो मेरा लव था कि चलो बच्चों के साथ रहना है, तो उसमें ना पीडियाट्रिक्स प्राइवेट प्रैक्टिस में वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। इन प्राइवेट प्रैक्टिस वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, बिकॉज जो जैसे मैंने बोला कि 80 to 90% जो पेशेंट्स होते हैं दे कम फॉर कैटेड सर्जरी ओनली। तो आपका ब्रेड एंड बटर वही है। ये तो हल्का सा ना जैसे पिकल है या फिर आप ना पापड़ है आपका, बस वो टेस्ट के लिए होता है पीडियाट्रिक्स तो। लेकिन पीडियाट्रिक्स का स्कोप बढ़ रहा है बिकॉज नाउ पीपल आर वेरी लाइक ना स्क्रीन हो गए आपके, इसके चश्मा लग रहा है, तो दे वांट ओपिनियन ऑफ अ पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगर आप मेट्रो में जाओगे तो दे प्रेफर कि पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ही मिला जाए, है ना, रेदर देन अ जनरल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो स्कोप बढ़ रहा है, बट इट विल टेक 10 to 15 इयर्स की, तब आपको लगेगा कि हाँ यार मैं पीडियाट्रिक्स करके इंडिपेंडेंट पीडियाट्रिक्स करके मैं आई कैन अर्न गुड। अदरवाइज राइट नाउ सिचुएशन इज कि आपको कैटेड तो मस्ट है, उसके बाद पीडियाट्रिक्स करो देन इट इज गुड। तो मैं कैटेड सर्जन भी हूँ, मैं कैटेड सर्जरी करता हूँ, साथ में पीडियाट्रिक्स मेरे को अच्छा लगता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अदरवाइज मुझे लगता है कि कैटेड तो हर कोई कर रहा है, मैं एक्स्ट्रा क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन पीडियाट्रिक्स का स्कोप बहुत है आगे जाके, जैसे आप मोबाइल स्क्रीन बढ़ेंगे तो, और उसके बाद स्क्विंट, जैसे आप बोलोगे मोबाइल स्क्रीन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्क्विंट आल्सो, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि आसपास एरिया में ना कोई पीडियाट्रिक्स नहीं होता, आप अकेले होते एक शहर में और 4 शहर में आसपास कोई पीडियाट्रिक्स नहीं है, तो आपकी वैल्यू बड़ी बढ़ जाती है ना। आपके कलीग्स आपको फोन करेंगे, डॉक्टर साहब ये बच्चा है कैसे करें, तो यू फील गुड। बट अभी ब्रेड एंड बटर के लिए पीडियाट्रिक्स उतना अच्छा नहीं है, बट यस इफ यू आर इन अ वेरी गुड सेटअप इन कॉर्पोरेट हो तो डेफिनेटली दे विल पे यू गुड। Maybe in metros this thing might work better, ये specialization शायद ज्यादा value करेगी, क्योंकि metros में people are very skeptical in going for कि pediatric के लिए ही जाना है, to show their kids. So maybe this is something which will go very well in metros. If somebody plans to settle down in metros, then maybe they can think of picking this up, because this will help them to create that X factor in their degrees, to help. Definitely. जैसे ग्लोकोमा फेलोशिप, ऑक्लोप्लास्टी फेलोशिप और पीडियाट्रिक फेलोशिप, ये सिर्फ मेट्रोस के लिए अच्छी हैं। कॉर्निया एंड रेटिना, ये आप यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर। Yes. No, this is actually very deep insight, Joe, because you have been practicing, so you understand that very well. So now, when we have discussed everything about how to understand the scope and opportunities, and till now when you're practicing it on an everyday basis, what are your challenges? That if any, you have told all the positive points with the branch, are there any challenges that you want to share with the branch? Because everything has some challenges, every branch has. Is there any with Ophtho as well? Well, definitely challenges are like everywhere. First, setup is very costly. आई एम लकी कि को ना हर मशीन लाख से कम तो कुछ भी नहीं है। 10 लाख 20 लाख कुछ भी बोलो, आप मुंह से कुछ निकलेगा वो कहेगा 10 लाख है। तो एवरीथिंग इज वेरी कॉस्टली, बट आई एम लकी कि इन माई सेटअप, हमारा पंजाब थोड़ा सा डेवलप है इस एरिया में, उसमें क्या होता है कि यू नीड टू बाय ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स। लाइक मैंने सिर्फ बेसिक सेटअप रखा है। फॉर अदर मशीन्स लाइक इफ आई वांट टू डू लेसिक, तो
हमारा ना पटियाला में एक सेंटर, पटियाला इज अराउंड 50 किलोमीटर फ्रॉम माय प्लेस, तो वहाँ पे उन्होंने लेसिक मशीन एक सेंटर खोल रखा है, तो आप जाओ, पे अ फीस, ऑपरेट करो अपने पेशेंट को, वापस आ जाओ, तो आपको मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। Likewise, there are many machines like OCT machine cost around 20-25 lakhs. तो you need not to buy a machine. तो आप फोन करो, वो हफ्ते महीने में 2 बार आपके पास आएंगे OCT मशीन लेके, आप अपने पेशेंट को इवेल्युएट करो और चले जाओ। तो आई एम लकी कि सब कुछ हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, बट यस कई जगह रहती हैं यहाँ पे यू डोंट हैव दिस फैसिलिटीज, तो सेटअप इज वेरी कॉस्टली, वन थिंग। सेकंड थिंग इज, जो गवर्नमेंट ने कैंप सिस्टम शुरू किया था कई साल पहले NPCB के अंडर, that was to help the poor people. बट आजकल वो ये हो गया कि कैंप सिस्टम एक ना जो होते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन्होंने एक मनी मेकिंग सिस्टम बना लिया है, तो उसमें रिच पुअर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी रिच हो वो तक फ्री सर्जरी हो रही है, वहीं करवा लो। तो कैंप आपका काफी, जो कैंप्स लगाते हैं वो आपका मेजर ब्रेड एंड बटर खींच लेते हैं, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। थर्ड थिंग, तो जो आजकल ना हर बंदा चश्मे की दुकान में जो काम करता है, छोटे छोटे सेंटर खोल लेते हैं, दे पीपल ऑल्सो ना कि थोड़ा कट प्रैक्टिस में दे पीपल इन्वॉल्व की, वो कहेंगे यार आप अच्छे नहीं हो, वहां चले जाओ, ऐसा करके ना, तो देयर आर सम चैलेंजेस, बट मोर और लेस इफ यू आर गुड, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। दिस इज माय बिलीफ। Definitely. See, a doctor is a doctor, so मुझे लगता है कि that he is always there in need. If you are good in your clinical skills, you'll definitely make your place. ये तो कोई doubt ही नहीं है इसमें, definitely. So glad to know all of these insights and all of this important, knowledge from you, sir. So can you actually, let's end this on a high note. Any quote that has always, hello? Oh. Huh. Sorry, there was some error. Yes. I couldn't hear you. Yes. So now, with all the insights we have got from you, let us just end this on a high note. Any motivational quote from your end for students who want to pursue the branch, or something on a general basis to keep them motivated? मोटिवेशन तो नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग कि ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि पेशेंट, जब मैं ना बड़ा कूल काम बात करता हूँ पेशेंट से, बड़ा फ्रैंक होके बात करता हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे वर्ड भी यूज कर देता हूँ जो ना लगता है कि डॉक्टर साहब ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ना कई बार मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर बड़े एरोगेंट होते हैं, वो अपनी कुर्सी से भी नहीं हिलते, वो बात भी नहीं सुनते, मुस्कुराते भी नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस में हो ना, तो जस्ट स्पेंड 2 more minutes। जब पेशेंट आपके कमरे में आए, तो आप उसको एक स्माइल देके ग्रीट करो, हल्का सा, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते माता जी, सिर्फ इतना ही बोलना है, स्माइल देके बोल लो, उनको बैठने को बोल लो, मेक देम रिलैक्स, कि आप कंफर्टेबल होकर बैठो, फिर उनकी बातें सुनो, क्योंकि ना बंदा ना बहुत तकलीफ में आया है, वो अपनी बात सुनाने आया आपको, हो सकता है कि कई बार ना वो डिबेट होकर अपनी फैमिली इश्यूज भी बताने लगे, सुन लो, 2 मिनट एक्स्ट्रा सुन लो। Yes. Sir, you are on mute. पेशेंट तो वैसे ठीक हो जाएगा। तो जस्ट 2 मिनट एक्स्ट्रा दो, और आपको ना मनी के साथ ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, और आपकी रेपुटेशन बहुत बढ़िया बनेगी। Definitely. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। This is something which is very important, especially for your private practice. If you want to establish, this is something which will make a huge difference in the private practice. And actually, you are also able to suggest this because you have been practicing since so many years in your private setup, so you understand this small point to grow your practice, and that is the reason that you have reached this place and are doing so well for yourself. Thank you so much, doctor, for this insights and all about the branch. I'm sure it was very helpful for all the viewers to guide them in the right direction, to motivate them to pick up this branch, as well as to clear off their mind about all the doubts related to the branch. Do share this video with your friends and colleagues who are in the journey to pick up a branch and want to understand about the branch in depth. I'm sure this will help them a lot. Do follow us on our page. We go live every Sunday and every Wednesday. Sunday 11 a.m, Wednesday 9 p.m, with different videos, with different topics, different doctors sharing their experiences and journeys, and understanding about some insights that they have learned during their journeys.
thank you so much, everyone, for viewing this on this Sunday morning. Thank you so much, Doctor, for taking out time to join us on the platform. I'm Thank very you. grateful for that. Okay, then, everyone, let's looking forward to our Wednesday video as well. Do join us at 9 p.m. I'm sure that will also help you to understand about a branch in depth. Also, do follow us our Instagram and YouTube channel. There you can find all our old videos to understand about different branches and different about anything in from the medicine field. So do follow them and view all the videos there. Thank you so much, everyone, for being here and viewing this video. Thank you so much, Doctor, for joining. Thank you. Bye-bye, everyone. Bye-bye.